हेलो बेटा। सैटेलाइट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने ये देखा था कि एक जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए उसको एक वेलोसिटी देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है कि वो अपने ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है। हम लोगों ने ये देखा था कि जिस वेलोसिटी के साथ में वो अपने ऑर्बिट के अंदर घूमता है उसको हम लोगों ने बोला था ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी का हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाला था पिछले लेक्चर में, और जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो हमारे पास में आया था वी ई इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। तो यहाँ से जी जो था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, मा एम जो था यहाँ पे मास ऑफ अर्थ था, ई जो है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ इंडिकेट करता है, आर जो है वो डिस्टेंस था सैटेलाइट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था। इसका एक और एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था वी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस सी एच। दोनों ही एक्सप्रेशन जो थे हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी के थे, और हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है हमारे पास में वो नियर द सरफेस को सैटेलाइट होगा तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब अराउंड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट को हम लोग कितनी स्पीड दे ताकि वो अपना जो रोटेशंस है अर्थ के चारों तरफ, या ये कहें कि अर्थ जो अपना एक रोटेशंस है कंप्लीट कर ले सन के चारों तरफ, दैट मीन्स टाइम पीरियड। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक अर्थ है, इस अर्थ का जो है ये रेडियस हो जाएगा एच नाम की हाइट पे, अर्थ के सरफेस से एच नाम की हाइट पे एक सैटेलाइट है। अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का जो टोटल डिस्टेंस हुआ हमारे पास में स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो हमारे पास में बन जाएगा कैपिटल आर प्लस का एच, मतलब ये डिस्टेंस प्लस का ये डिस्टेंस। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये अपने ऑर्बिट के अंदर इस तरीके से रिवॉल्व करता है, और यदि अपने ऑर्बिट के अंदर इस तरीके से रिवॉल्व करता है तो ये जो ऑर्बिट बनेगा ये हमारे पास में सर्कुलर बनेगा, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो आएगा हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 2πr। मतलब कि यदि एक सैटेलाइट एक कंप्लीट राउंड लगाना चाहता है तो दैट सैटेलाइट नीड्स टू ट्रेवल द 2πr डिस्टेंस। ठीक है, तो यदि हमें यहाँ से डिस्टेंस पता है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया है कि अराउंड ऑफ नियर टू द अर्थ होगा तो वो अराउंड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो सिंस वी नो दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आर की जो वैल्यू हम लोगों को पता है तो हम लोग सिंपली टी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो टी की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या है यहाँ पे लेके गए तो स्पीड यहाँ आ जाए, और स्पीड को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, वेलोसिटी से। तो जो टी की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला है, वी इज इक्वल टू आता है जी एम अपॉन आर। यहाँ से हम लोगों को टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो वी कैन डू द स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर से हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा जी एम, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास में रिजल्टेंट ये आ जाएगा सोल्व करने पे। जब इसको हम लोग फाइनली सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर इजक्वल टू 4πr प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम ई। यहाँ पे हम ये देखेंगे बच्चों क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट और क्या क्या चीज़ें वेरिएबल हैं। तो जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो 4 इज कांस्टेंट, पाई जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, हाइट ऑफ सैटेलाइट इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज कांस्टेंट, एंड मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज द चेंजिंग? ठीक है, तो चेंजिंग हो रहा है हमारे पास में आर क्यूब, मतलब कि ये जो आर होगा हमारे पास में ये चेंज होगा। चेंज होगा दैट मीन्स यदि अभी इस सैटेलाइट की हाइट ये है तो इस हाइट के लिए हम लोगों ने ये जो आर है इसको कैलकुलेट किया, और इस सैटेलाइट के हम लोगों के लिए हम लोगों ने एक टाइम पीरियड निकाला कि एक कितने टाइम पीरियड में ये सैटेलाइट अपना एक वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। अभी यदि मैं
इस आर को बढ़ा देता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। मतलब कि यदि मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर द वैल्यू ऑफ टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट अर्थ सरफेस से जितना ज़्यादा ऊपर छोड़ा जाएगा उसको रिवोल्यूशन करने में उतना ही ज़्यादा टाइम में लगेगा, बिकॉज ऑफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ओके, नाउ मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो एच नाम की हाइट पे ना होके वो नियर टू द अर्थ सरफेस है, मतलब जस्ट नियर टू द अर्थ सरफेस। तो ये जो एच है ये इतना स्मॉल हो जाएगा, क्यों, आर के कंपेरिजन बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है विच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से उस 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में एच बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एच इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो ये वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली इससे एच को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास में ये वाली इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी। तो टी स्क्वायर जब हम लोगों ने निकाला तो टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 4πr³ अपॉन जी आर स्क्वायर। क्योंकि ये जी आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमारे पास में जी एम ई है और हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी एम की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा जी आर स्क्वायर और यहाँ से जी एम ई की वैल्यू पुट की हम लोगों ने यहाँ पे आ जाएगा जी आर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4πr² अपॉन जी। ओके, यदि इन सब वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं तो 4 को एज इट इज़ पाई स्क्वायर जो होता है उसको जब आप लोग देखोगे वैल्यू को तो ये नियर अबाउट ऑफ 10 होता है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सोल्व करने के लिए 10 पुट कर लिया। रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं ये होती है 6400 किलोमीटर और जी की वैल्यू जो है एक्चुअली 9.8 होती है, लेकिन हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सोल्व करने के लिए इसको 10 लिख लिया है। तो यहाँ से हमारे पास में टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करने पे। जब हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट निकालने पे ओके, जब हम लोग इसका अंडर रूट निकालेंगे क्योंकि टी उधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में इतना, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालें तो आ जाएगा हमारे पास में इतना, क्योंकि ये डाटा हमारे पास में सेकंड में और हम लोग इसको मिनट में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो टी स्क्वायर टी की वैल्यू जो हमारे पास में मिनट में आ जाएगी इतनी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में नियर अबाउट ऑफ 85 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जब एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ सरफेस के नियर, मतलब यहाँ पे जो है अर्थ सरफेस के नियर मूव करेगा तो उस टाइम पे वो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा, मतलब कितने समय में वो अपना एक सर्कल या एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेगा, तो विच इज इक्वल टू नियर अबाउट ऑफ 85 मिनट। ओके, अच्छा ये जो टाइम है हमारे पास में ये टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, यदि एच की वैल्यू हमारे पास में बढ़ती जाएगी, एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इस आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हम लोग ये देखते हैं कि यदि आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऐसे टी स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो नियर अबाउट द अर्थ जो है सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड आया वो हमारे पास में 85 मिनट और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए हाइट ऑफ द सैटेलाइट कि एक सैटेलाइट की जो हाइट है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये हमारे पास में एक अर्थ है जिसका सेंटर है ओ, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और मान लीजिए एच नाम की हाइट पे एक सैटेलाइट है। वी वांट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि टी स्क्वायर जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास में किसी भी सैटेलाइट के लिए तो वो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr² आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी सोल्व किया, आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला हुआ है ये वाला टी स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आर प्लस एच को हम लोग यही रखते हैं, बाकी सब वैल्यूज़ को हम लोग उधर लेके जाते हैं। तो इसको सोल्व करने पे आर प्लस एच को यहाँ रखा तो ये होल क्यूब जो है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि कोई भी होल क्यूब उधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से एच की वैल्यू निकालें तो आर को उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा माइनस का आर। ओके, यदि मुझे आर की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है
मुझे टाइम पीरियड पता है, मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, मुझे रेडियस ऑफ अर्थ पता है, और मुझे पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो ऑन नोइंग द ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है, तो यदि सबकी सब वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ रहे होंगे, या फिर ये कहें कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइट ऑफ सैटेलाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग ये जानते हैं कि एक जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो उसकी अर्थ सरफेस से, यदि कोई सैटेलाइट यहाँ पे मूव कर रहा है तो उसकी अर्थ सरफेस से एक हाइट होगी। हमने बोला कि मान लीजिए उस सैटेलाइट की हाइट है हमारे पास में h। तो यदि h उस सैटेलाइट की हमारे पास में हाइट है, तो यहाँ पे उस सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से लेके यहाँ तक पहुँचाने में हम लोगों को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारे पास में, मान लीजिए अर्थ सरफेस यहाँ पे, और हम लोग सैटेलाइट को यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं h नाम की हाइट पे। मान लीजिए मेरे पास में हाइट है h नाम की, और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराना चाहता हूँ। तो व्हाट आई सी दैट कि अर्थ जो है इस सैटेलाइट के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और हम इस सैटेलाइट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा जो फोर्स लगाया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट को ऊपर की तरफ मूव कराना चाहते हैं और अर्थ उसके ऊपर नीचे की तरफ नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहती है। तो ऊपर ले जाने के लिए इस सैटेलाइट के ऊपर हम लोगों को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। जब इस सैटेलाइट को हम लोग जितनी हाइट के ऊपर लेते जाएंगे उसके ऊपर उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, और हाइट के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो और वर्क डन करना पड़ेगा। मीन्स जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ही ज़्यादा इस सैटेलाइट के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मोर द वर्क डन मोर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस सैटेलाइट के पास में एक एनर्जी आ गई, कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। किस वजह से आ गई, क्योंकि हम लोगों ने उस सैटेलाइट के ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क डन किया, जिसकी वजह से उसको ऊपर लेके गए हैं। तो सैटेलाइट हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि ये सैटेलाइट हमारे पास में एक, ये कह सकते हैं कि एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो जिसके पास में रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास एक एनर्जी है, और उस एनर्जी का नाम हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एक सैटेलाइट के पास में दो एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी सैटेलाइट के पास में, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो यहाँ से एक सैटेलाइट के पास में टोटल एनर्जी हमारे पास देखेंगे तो ये आ जाएगी U इज इक्वल टू माइनस का G/m/r। तो ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही एक वर्क डन किया है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है हाफ mv²। तो v जो है यहाँ पे जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी है हाफ mv², क्योंकि वो सैटेलाइट किसके अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा, सैटेलाइट तो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा। तो v क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अंडर रूट ऑफ Gm/r। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा Gm/r, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। टोटल एनर्जी पुट कर देते तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में फाइनली आ जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ओके। अगली चीज देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे एक अब बॉल पकड़िए, ठीक है, उस बॉल को आप एक हाइट से जो है थ्रो एक हाइट की तरफ फेंकिए। मतलब कि यदि आप एक बॉल लेते हो, उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाते हो और उसको अपवर्ड डायरेक्शंस में थ्रो करते हो, ठीक है, तो जो बॉल है वो एक सर्टेन हाइट गेन करती है, और उसके बाद में वापस से वो बॉल जो है अर्थ सरफेस की तरफ ही गिर जाती है। अभी आपने जब पहली बार बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो मान लीजिए आपने लगा 100 न्यूटन फोर्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल। अभी बॉल को जब आप वापस से थ्रो करना चाहते हो, तो मान लीजिए आपने फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी, और अभी आपने लगाया 500 न्यूटन फोर्स।
तो हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा फोर्स लगाने से जो बॉल की हाइट है वो और ऊपर तक जाती है, लेकिन फिर भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉल जो है वापस से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। यदि मैं फोर्स की वैल्यू 1000 न्यूटन कर देता हूँ तो हम लोग ये देखते हैं बॉल और ऊपर तक जाती है और उसके बाद में फिर से वापस से आ जाते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ठीक है, यदि मैं फोर्स की वैल्यू 1500 न्यूटन कर देता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बॉल जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है और अभी वो वापस लौट के नहीं आती है। ठीक है, अभी मैंने वैल्यू जो है फोर्स की 1400 न्यूटन की, तभी भी मैं देखता हूँ कि जो बॉल है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है और वापस लौट के नहीं आती है। मैंने ये देखा कि 1400 पे भी बॉल जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गई। 1500 पे मैंने 1350 पुट किया, मतलब मैंने बॉल के ऊपर 1350 न्यूटन फोर्स लगाया। अब मैं ये देखता हूँ कि बॉल जो है वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाती है, मतलब अभी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फोर्स है वो लगा हुआ है। मैंने 1380 पुट किया तो मैं ये देखता हूँ कि 1380 पुट करने पे बॉल जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है, लौट के नहीं आती। तो वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड पर, ध्यान से, मतलब कि वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको फेंका जाए अपवर्ड डायरेक्शंस में, एक हाइट की डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और वापस से अर्थ की फील्ड पर लौट के ना आए, दैट वेलोसिटी, या कितनी स्पीड के साथ उसको फेंका जाता है, दैट वेलोसिटी या दैट स्पीड इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल, ऑब्जेक्ट राइजेज टू ए सर्टेन डिस्टेंस देन फॉल्स बैक टू द अर्थ, वापिस अर्थ की तरफ ही आ जाता है। एज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज द बॉडी अटेन्स ए ग्रेटर हाइट बिफोर फॉलिंग, यदि हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ज़्यादा हाइट करती है लेकिन फिर भी वापस ही आ जाती है। फाइनली स्पीड इज सो लार्ज, फाइनली हम लोग इतनी स्पीड रखते हैं कि दैट क्रॉसेज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न बैक टू द अर्थ, और फाइनली हम लोग इतनी स्पीड रखते हैं कि वो जो है उस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और वापस से अर्थ के ऊपर लौट के ना आए, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल दैट इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी। कल के लेक्चर में बेटा हम लोग जो है इसका एक एक्सप्रेशन है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका जाए ताकि वो लौट के ना आए। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके एक्सप्रेशन के जो हम लोग सोल्व करते हैं तो वेलोसिटी आती है हमारे पास में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इतनी स्पीड के साथ फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट कभी भी लौट के अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर नहीं आएगा और वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को पार करके चला जाएगा। खैर, तो कल जो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको समझिए, पढ़िए, और यदि कोई दिक्कत आती है तो बेटा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।